नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल राष्ट्र क्रम में। और आज हमारे साथ जो हाल ही में बजट शब्द की अ, जो बजट बताया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay, thank you very much, Prachi, for invitation today. So basically, I'm Dr. Anil Gupta. हम्म, I support businesses to expand हम्म, cross-border. It means Indian हम्म, businesses to हम्म। go outside India, set up their presence Could you please speak outside in Hindi? India. Could you please speak in Hindi because my audience are of Hindi, Okay, like they are from, most of the audience speak in Hindi, so it would be much better because it's a Hindi channel. Hmm. okay, ठीक है। मैं एक बिजनेस कोच हूँ। मैं डॉक्टर अनिल Hmm. गुप्ता एक बिजनेस कोच Hmm. हूँ। मैं Hmm. इंडिया में Hmm. जो स्टार्टअप और एमएसएमई बिजनेस है, Hmm. वो कैसे अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज करे, कैसे अपने Hmm. बिजनेस का वैश्वीकरण करे, Hmm. उसके लिए बिजनेसेस को सलाह देता Hmm. हूं, उसके लिए Hmm. बिजनेस को सपोर्ट करता हूं। जी, अब की बार जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा है उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स पे जाएंगे। जी। ग्रेट, दिस इज ए ग्रेट बजट हम्म। सॉल्विंग ऑल द इक्वेशंस। हम्म। इट्स ए इंक्लूसिव बजट। एवरी सेक्टर विल बी बेनिफिटेड, एवरी मिस्टर गुप्ता, सेगमेंट ऑफ द हिंदी हिंदी सोसाइटी में विल बोलिए बेनिफिट। प्लीज। आप, ये एक ऐसा इतना अच्छा बजट है जिसके अंदर हम्म। हम्म। सभी चीजों का समावेश किया गया है। तो ये हम्म। एक समावेशी बजट है जिसके अंदर आ, हम्म। समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हम्म। चाहे आप उसको एक आम आदमी ले लीजिए, या हम्म। एक जो बड़े व्यवसायी हैं वो ले लीजिए, हम्म। चाहे आप इसको हम्म। ग्रामीण जनता ले लीजिए, चाहे आप इसको हम्म। शहरी जनता ले लीजिए। ठीक है, हम्म। ये सभी प्रकार से एक समावेशी बजट है। बहुत अच्छा हम्म। बजट है। सभी हम्म। सेक्टर्स का इसमें ध्यान रखा गया है। और हम्म। मुझे लगता है कि ये बजट देश की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको हम्म। ध्यान में रख के, एंड देश हम्म। की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख के भी इसको हम्म। किया गया है। तो इसको हम्म। राष्ट्र और जनता दोनों के लिए एक बहुत अच्छा हम्म। बजट है ये। हम्म। जी। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगी, प्लीज इसे शेयर करते रहें। अच्छा, जैसे इसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों को छूट मिली है लेकिन फिर भी मिडिल क्लास हैप्पी नहीं है, क्यों? 15, आई मीन 7 लाख तक जिनकी इनकम है उनको छूट है कुछ, या क्या? पहले 5 लाख, जैसे 5 लाख तक था उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता था इनकम में, तो अभी क्या है? देखिए, इस टाइम पे माननीय मोदी जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिसमें कि हम्म। टैक्स का बर्डन बहुत हम्म। कम किया गया है। जो निम्न आय हम्म। वर्ग के लोग हैं या जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए हम्म। इसमें आप जी। 9 लाख तक की टैक्स पे 45,000 रुपए टैक्स देते हैं। जिसका मतलब हुआ कि हम्म। आपका जो टैक्स का टोटल बर्डन है आपकी आय पे, वो हम्म। 5% हो जाता हम्म। है। इसी तरह हम्म। से आप 15 लाख तक की यदि आपकी इनकम है तो आपका टैक्स जो बनता है वो 1.5 लाख बनता है। तो इसका मतलब आप अपनी जो हम्म। टोटल इनकम है उस पे टैक्स का बर्डन आपका केवल हम्म। 10% है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि हम्म। देश की जनता के पास में एक्स्ट्रा पैसा हम्म। होगा, जिससे वो मार्केट हम्म। में चीजों की डिमांड बढ़ सके, हम्म। जिससे कि हम्म। अर्थव्यवस्था को गति मिल सके, हम्म। जिससे जो निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं वो हम्म। अपनी अ, हम्म। जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको सुधार सके। तो उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा हम्म। कदम है। और इसका एक फायदा हम्म। जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये होने वाला है कि जो हम्म। विश्व में लोग कह रहे हैं कि मंदी आ सकती है, मुझे लगता है कि हम्म। इस बजट के द्वारा, हालांकि हम्म। हिंदुस्तान में अभी इस चीज की कोई संभावना नहीं लग रही है, लेकिन इस बजट में
ये ध्यान रखा गया है, हम्म। यहां पर मंदी की हम्म। संभावना 1% भी नहीं रहे, तो इसी के लिए हम्म। आम जनता के पास में हम्म। एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल करवाया गया है इनकम टैक्स हम्म। में छूट देकर। अब जहां हम्म। तक लोगों हम्म। के कहने की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि बजट के लिए एक चीज कही जाती है कि बजट हम्म। टेम्परेरी होता है, प्रतिक्रिया उसकी परमानेंट होती है। कुछ विपक्षी दल जो होते हैं, उनका हमेशा यही हम्म। प्रतिक्रिया होगी, ये गरीब विरोधी है, ये जनता के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे बजट कुछ भी हो। बट यदि आप हम्म। फैक्चुअली देखें इसको, यदि आप डेटा को हम्म। देखें, तो मुझे लगता है कि हम्म। इससे ये बहुत ही अच्छा बजट है। हम्म। लेकिन जैसे ही कहा गया है कि ये मध्यम वर्ग के लिए, जो हाई हाई क्लास मध्यम वर्ग है, क्योंकि मध्यम वर्ग की एक परिभाषा बदलती हुई नजर आ रही है। पहले मध्यम वर्ग होता था कि एक स्कूटर है और घर में पंखा चलता है। अब कुछ दिनों के बाद हुआ कि घर में एसी भी चलता है, कार भी है, छोटी कार है। फिर उसके बाद हुआ कि बड़ी कार है, वो भी अपने आप को हाई मिडिल क्लास बोलने लगे। जो आई थिंक एक टाइम पहले जिनको हाई हाई क्लास बोला जाता था, आज वो हाई मिडिल क्लास हैं। लेकिन पैसे की आमदनी तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से होनी शुरू हुई है ना। उसको आप कैसे देखते हैं, जो इस बार छूट मिली है उसमें? और कई लोग अभी भी ना खुश हैं उसमें, उसमें भी बोलिए आप। देखिए, वित्त मंत्री के पास में या हम्म। देश की जो भी सरकारें हैं, उनके हम्म। पास में कई सारी हम्म। समस्याएं होती हैं, कई सारे हम्म। कॉन्स्टेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। हम्म। हर वर्ग को खुश रखने का जितना अच्छा प्रयास इसमें किया गया है, इसके हम्म। बावजूद भी हो सकता है कुछ लोग इसमें खुश नहीं हैं। लेकिन हम्म। हम्म। यदि वो इन चीजों को गहनता से अध्ययन करें, हम्म। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, जहां पे पूरे हम्म। विश्व के अंदर आप देख रहे हैं कि हम्म। सरकारें हम्म। हम्म। बहुत स्ट्रगल कर रही हैं हम्म। लोगों को जो प्री कोविड टाइम की क्वालिटी स्टैंडर्ड देने के लिए। हम्म। 2020, 21, 22 और अब 23 चल रहा है। ठीक है, हम्म। तो अभी तक भी उस लेवल पे नहीं आए हैं। हम्म। आज पूरे विश्व में जितना संकट चल रहा है, उस हिसाब हम्म। से यदि हम देखा जाए यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हम्म। में एक आम आदमी अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, उसकी लाइफ की हम्म। गुणवत्ता में कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और वो हम्म। चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और हम्म। यदि हम टोटल 15 लाख 20 लाख तक की इनकम पे भी हम्म। देखें, तो टैक्स का जो बर्डन है वो कम ही हुआ है। आप हम्म। चाहे वो अपर मिडिल क्लास कह लीजिए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, सभी के लिए टैक्स का जो बर्डन है वो कम किया गया है। अब हम्म। वो अलग बात है कि हम्म। कम और ज्यादा की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ। आप इसको 50 लाख भी कर देंगे तो भी लोग कहेंगे कि ये कम है। ठीक है, तो हम्म। डेफिनेशन आपको ये देखना चाहिए कि सरकारों के पास अपनी भी एक सीमाएं हैं। उन हम्म। सीमाओं के अंदर रह के उन्होंने जो किया है जनता के हम्म। लिए, वो हम्म। प्रशंसनीय है। हम्म। और दूसरा देवयानी, एक और थैंक भी। यू, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन भी है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। प्रणाम प्राची जी, हर हर महादेव। प्रणाम श्री अनिल गुप्ता जी। क्या बजट कोरोना से आई महामंदी से उबरने में मदद करेगा, और जॉब्स कैसे जैसे कम हुई हैं उसके हाल से ये सवाल पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम्म। वित्त मंत्री ने इस हम्म। बजट में जनता के पास में एक्स्ट्रा बजट अवेलेबल करवाया है, टैक्स को कम करके। तो इससे हम्म। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और हम्म। अर्थव्यवस्था को और भी गति मिलेगी। हम्म। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी तो रोजगार को भी गति मिलेगी। दूसरा, हम्म। इस बजट के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि जो रोजगार सृजन के में गति मिल सके। जैसे कि हम्म। रेलवे के अंदर हम्म। एक बहुत ही बड़ा बजट जो है, करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट बनाया गया है, 1.92 करोड़ के आसपास, 1.92 लाख करोड़ के आसपास का। हम्म। हम्म। ये बजट न केवल हम्म।
देश की जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है हम्म, इसको सुधार करेगा, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जो सामान की हम्म, ढुलाई है उसके अंदर हम्म, लागत में कमी आएगी, हम्म, उसके अंदर जो हम्म, हम्म, वेस्टेज हो जाता है हम्म, उसमें कमी आएगी, हम्म, जिसके कारण से हम्म, आपकी जो सामानों की लागत है जिसमें बेतहाशा वृद्धि होती नजर आ रही है उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। हम्म, तो इससे वित्त हम्म, मंत्री ने कई तीर एक तीर से कई हम्म, निशाने साधे हैं। रोजगार का सृजन किया है, हम्म, आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है, हम्म, और हम्म, अ, हम्म, आम आदमी को हम्म, महंगाई की मार कम से कम झेलनी पड़े उसका भी ध्यान रखा गया है। हम्म, जी। जैसे कि आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो रेलवे का बजट इंट्रोड्यूस हुआ है अप्रोक्सीमेटली 2000 लाख करोड़ का, इसमें रोजगार ऑब्वियसली जब इतना बजट देंगे, जब बजट बढ़ाया जाएगा तो उससे जो जॉब्स हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज काफी निकलेंगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम की बात हो रही है कि पहले का कोई ओल्ड रिजीम जैसे उसको फॉलो करते थे, और अब क्या वो न्यू रिजीम में शिफ्ट होंगे, कुछ इस तरह से बात हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? और आपने देखा होगा हाल ही में पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे SGS निफ्टी का, वो 17,832.50 पे, यानी कि हरे निशान पे बंद हो रहा था। ये काफी अच्छे संकेत थे। फिर एकदम से बाजार में हलचल होने लगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक टैक्स रिजिम की बात है इसमें हम्म, प्रत्येक व्यक्ति अपने इनकम ग्रुप के हिसाब से इस पे देख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो नया टैक्स रिजिम है इसमें जनता को हम्म, काफी फायदा मिलेगा। और हम्म, इसमें क्योंकि अब एक टैक्स स्लैब्स नंबर ऑफ स्लैब्स भी कम कर दिए हैं, तो इससे हम्म, आपको जो जटिलता थी इनकम टैक्स के एक फंक्शन में उसमें कमी हम्म, आएगी, टैक्स का बर्डन कम होगा, लोगों में एक कल्चर डेवलप होगी कि आप हम्म, टैक्स ईमानदारी से पे करें। हम्म, तो इसके मुझे लगता है कि जो नई टैक्स रिजीम है इससे दूरगामी हम्म, परिणाम भी होने हैं, और वर्तमान परिणाम भी परिणाम में सामने आएंगे। जी। अभी अभी ग्लोबल मार्केट की भी अगर हम बात करें तो हमारे टैक्स से ग्लोबल मार्केट में क्या फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे थे कि निफ्टी अच्छा खासा हरे निशान पे चल रहा था। फिर उसके बाद इतने मतलब ये अडानी वगैरह का भी आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ खिसक रहे हैं। तो इस सब चीजों को मैं आपसे इनके आधार पे पूछना चाह रही हूँ, मेरा जो सवाल है। देखिए, जहां तक स्टॉक मार्केट का है उसके अंदर जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो हम्म, मल्टीफैक्टोरियल है। इस टाइम पे हम्म, कुछ हम्म, रिपोर्ट्स जो अडानी ग्रुप के हम्म, खिलाफ आई हैं हम्म, उसका भी कुछ परिणाम है, हम्म, कुछ बजट का उसके अंदर है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बजट के लिए स्टॉक मार्केट ने वेलकम किया है, ठीक है। हम्म, लेकिन हम्म, क्योंकि स्टॉक मार्केट की कोई भी मूवमेंट होती है वो हम्म, वैश्विक रीजन से भी कम ज्यादा हम्म, हो सकती है। तो हम्म, इसको हम डायरेक्टली उस अनुपात में नहीं देखें कि बजट हम्म, अच्छा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, हम्म, या बजट अच्छा नहीं है हम्म, तो स्टॉक मार्केट नीचे गया है। हम्म, डिवीन 1979, धन्यवाद, प्रणाम आपको भी। हॉलैंड हॉलैंड से हैं, प्रणाम भेजे आपको। और यतेंद्र सिंह जी, आप लोग जितने भी मौजूद हैं यहाँ पर, विनीशा दुबे, आप लोग प्लीज इसे शेयर करें। मैं जिन जिनको देख पा रही हूँ, हर हर महादेव सबको। और ब्लैक पैंथर, आप लोग प्लीज शेयर करें इसे। मैं जिन जिनको देख पा रही हूँ, सागर पॉल ने भी आपको नमस्ते कहा है। और हिंदू हैं, बागेश्वर धाम बाबा की जय बोल रहे हैं। रितु सिंह जी हैं, ये भी जय श्री माता जी और वंदे मातरम लिख रही हैं। करण रावत, आप लोग प्लीज इसे शेयर करें। और जहां भी ग्रुप्स हैं वहां सब लोग शेयर करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपकी कोई बजट को लेकर क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, तो अवश्य पूछिए। मनोज नायक, एक आम आदमी के रूप में अगर आपने कोई प्रश्न पूछना है तो आम भाषा में आपको जवाब मिल जाएगा, जिस भाषा में जिस तरीके से आप समझना चाहेंगे। पद्मानव महंता जी, पावर अनलिमिटेड, आप लोग प्लीज शेयर करें। सब लोग शेयर करें, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिनको मैं देख पा रही हूँ।
आप लोग सब लोग शेयर करें। इज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अदानी शेयर्स? ये मेरे दिमाग में एग्जैक्टली आया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल यतेंद्र सिंह जी, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। तो ये इसी को लेकर मैं पूछूंगी, कहीं ऐसा ऐसा आपको लगता है कि जो अभी नुकसान अदानी ग्रुप को हुआ है, या एक पायदान से, हालांकि मार्केट है, मार्केट में तो लोग बढ़ते और खिसकते भी रहते हैं, अपने अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कभी फर्स्ट नंबर पे रहते हैं और दूसरे नंबर पे भी रहते हैं, लेकिन भारत की जब बात होती है तो इसको बहुत एक अलग ही पॉइंट, एक एक टैबू जैसा बना दिया जाता है कि कोई भारतीय या तो पहले नंबर वन पे आ ही नहीं सकता, और आता है अगर तो फिर वो दूसरे नंबर पे जा ही नहीं सकता। तो बिजनेस में तो उतार चढ़ाव, बिजनेस इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि एक अफवाह भी नेगेटिविटी की उड़ाई जा रही है अडानी ग्रुप को लेकर? देखिए क्योंकि इस विपक्ष ये बहुत प्रबल दिखाई दे रहा है इन बातों को लेकर, क्योंकि एक विपक्ष मतलब जो राजनीतिक पार्टी है उसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही है, ये हम समझ नहीं पाते, जबकि उनका भी करार पंजाब में उनके साथ है। तो अब आप इसका जवाब दीजिए। कि धन्यवाद गुप्ता जी, पटेल जी से शेयर करिए, अमित पटेल जी से शेयर करिए। पटेल जी, देखिए, देश में उद्योगपतियों के लिए ऐसा एक वातावरण बनाया जाता है कि हमेशा ये सोचा जाता है कि उद्योगपति जो है वो बेईमानी से पैसा कमाते हैं। हम्म। जब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति गूगल का सीईओ बन जाता है, हम्म। जब हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाके किसी और बहुराष्ट्रीय कंपनी का हिंदुस्तान से हम्म। बाहर में हम्म। कोई जिम्मेदारी का पद लेता है, हम्म। तो हम कहते हैं कि देखो हिंदुस्तानी क्या नाम कर रहे हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान का एंटरप्रेन्योर, एक हिंदुस्तान का सीईओ, हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देते हुए जब काम कर रहा है, तो हम हम्म। उसके ग्रोथ से खुश होने की बजाय हम्म। हम उस ग्रोथ पे नाराज होते हैं कि यार ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है। अब पार्टी से भी एसोसिएट करते हैं। और इस इस पूरे तंत्र में, इस पूरे जो कल्चरल इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, इसको मुझे लगता है कि ये ऐसा हम्म। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना दिया गया है हम्म। हम्म। कि एंटरप्रेन्योर्स को हतोत्साहित किया जाए, जिससे हम्म। कि सरकार के खिलाफ कुछ शक की हम्म। सुइयां घूमे, या हम्म। हम्म। एंटरप्रेन्योर्स हतोत्साहित हो, देश की हम्म। अर्थव्यवस्था को खराबी हो, तो इनको ज्यादा कुछ कहने को मिलेगा, हम्म। कुछ मुद्दे बनाने हम्म। के लिए मिलेंगे। हम्म। जबकि देखा जाए तो इस हम्म। सरकार में जितनी हम्म। ईमानदारी से काम हुआ है, हम्म। हम्म। शायद इससे पहले उतनी ईमानदारी वाली नीयत से काम नहीं हुआ। हम्म। मुझे याद है, आज से 10 साल पहले, हम्म। 2014 से पहले, हम्म। हर एक दिन एक नया घोटाला सामने आता था। हम्म। उन घोटालों की यदि टोटल नेटवर्थ निकालें तो शायद वो टोटल वर्थ अडानी के नेटवर्थ से भी ज्यादा होंगे। हम्म। 2G आप देखिए। हम्म। ठीक है। थ्री तो जी आप ये जो है, आप हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर के कुछ तंत्र हैं जो ये साजिश करके अफवाह फैला रहे हैं, और कुछ शक्तियां, कुछ बल बाहर के भी हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में एक अच्छी सरकार के नेतृत्व में देश ग्रो करे, एक महाशक्ति के रूप में उभरे, और किसी भी वर्तमान महाशक्ति के खिलाफ यह देश खड़ा हो, ये बाहरी शक्तियां नहीं चाहती हैं। तो इसके लिए देश की जनता को सावधान रहने की जरूरत है कि हमें ऐसी किसी भी बाहरी शक्ति या किसी भी आंतरिक शक्ति के बहकावे में नहीं आना है। हम्म। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अभी यतेंद्र सिंह जी ने इस पे प्रकाश डाला, ये मेरे दिमाग में भी चल रहा है, क्योंकि जस्ट आई थिंक ही जस्ट रीडिंग माय माइंड। ये फ्रॉम पास्ट डे अदानी enterprises has fallen 75%, first BBC report that has came out, I think you're very well aware about it, right? आपको मालूम ही होगा उसके बारे में। Against Modi, followed by Hindenburg report against Adani Group.
ये कहा जा रहा है कि हिडेनबर्ग की भी रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के खिलाफ। अब इज इट नॉट अ कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन इंडिया, मतलब फाइनेंशियल मार्केट पे हमारे जानबूझ के जो मोदी ट्रिलियन की बात करते हैं। हाँ ठीक है, हम उनकी हर बात से, मोदी की हर हर बात से हम इत्तेफाक नहीं रख सकते, लेकिन जब इकोनॉमी की बात आती है तब तो देश को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान रहता है। तो अगर कोई हमारा प्रधानमंत्री या हम कोई भी सरकार जो देश की चुनी हुई है, अगर वो ट्रिलियन को ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करती है, तो उससे आपको लगता है शत्रु देशों के मन में ऐसे मरोड़ उठते होंगे जिसकी वजह से इस प्रकार के अटैक हो रहे हैं। ये संक्षेप देखिए, तो यही कहते हैं। इस समय देश की बाहरी जो ताकतें हैं, हम्म। वो हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देख रही है, जो हम्म। वर्तमान में जितना वेस्टर्न इकोसिस्टम है उसके खिलाफ प्रबल रूप से खड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी बाहरी दबाव के बिना हम्म। हिंदुस्तान ने अपने जो निर्णय हैं वो अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। हम्म। और ये ऐसी सरकार है जिसने हम्म। क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। दुनिया हम्म। जहां यूक्रेन रशिया वार से हम्म। ग्रसित है, किसी न किसी तरीके से, आर्थिक तरीके से वो प्रभावित हो रहे हैं, हिंदुस्तान उसको फायदा ले रहा है सस्ते तेल लेकर, जिससे कि सस्ता तेल होने के कारण से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन अभी भी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ी है। अब ये चीज वेस्टर्न कंट्रीज को किसी भी सूरत में गवारा नहीं है कि ये हिंदुस्तान कल तक जो एक निर्बल देश था, कल तक जो एक गरीब देश माना जाता था, वो आज इस स्तर पर आके वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जो वर्तमान बाहरी शक्ति होंगी जिनका भी इस तरह साम्राज्य छिन रहा है, वो निश्चित रूप से भारत के खिलाफ साजिश करेंगे। और किसी भी देश में साजिश करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके नागरिकों को यदि गुमराह कर दिया जाए, तो इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं होता है उस देश के लिए। और मुझे लगता है कि यहां पर यही एक कोऑर्डिनेटेड रूप में, एक सोची समझी चाल, रणनीति के तहत किया जा रहा है। जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने मानव कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद। ई बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सुपर स्टिकर के माध्यम से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और प्लीज इसे शेयर करिए, एक शेयर से कुछ नहीं जाता, और लाइक करना अवश्य मत भूलिएगा। ये एक सागर ने बात कही। डज हेडनबर्ग रिपोर्ट एनीथिंग टू डू विद अदानीज एनडीटी, जो उन्होंने चैनल खरीदा है, एक प्रस्तावित चैनल जिसका मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती हूँ, क्या उस चैनल के टेक ओवर से रिलेटेड ये हो सकता है क्या उसके? देखिए, उसका भी एक रोल हो सकता है, कारण। बिल्कुल हो हम्म। सकता है, हम्म। क्योंकि हम्म। अभी तक वो जो उनके लिए एक वेपन बना हुआ था, ठीक है, वो हम्म। वेपन यदि हम्म। आप छीनने की कोशिश करेंगे तो सामने हम्म। वाला जो भी ताकत है वो हम्म। उसको हम्म। कन्फ्रंट करने की कोशिश करेंगे ही सही। और उस हम्म। कन्फ्रंटेशन में ये सारे हथियार यूज लिए जा रहे हैं। हम्म। हाँ, तिलमिलाए हुए हैं, ये बात तो है, क्योंकि एक टूल था प्रस्तावित ध्रुवीकरण का, कि वो किसी तरह से जनता को गुमराह करने के, या एक अपनी, जब पूरी दुनिया एक स्टोरी दिखा रही होती थी तो वो एक दूसरा ही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते थे, और भारत की जिस तरह भी हो, एक बेईमान मुल्क या एक ऐसे दुख दरिद्रता से भरे हुए राष्ट्र के रूप में हमें दिखाना चाहते थे। कि यहाँ पर कोरोना के दौरान भी आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी, जो जो चैनल की बात हो रही है, तो जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, और जानते सभी हैं क्योंकि लिखा हुआ है। तो इस तरह की चीज, इन कनाडा गैस प्राइसेस 1.57 लीटर विच इज अराउंड 94 रुपी, ये कह रहे हैं कि इन कनाडा गैस प्राइस, यानी कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1.57 $1
1 कैनेडियन डॉलर 0.57 कैनेडियन डॉलर है पर लीटर, विच इज अराउंड 94 रुपीज। देखिए, किसी भी देश में गैस प्राइसेस को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अ, यदि आप जो खाड़ी देश है वहां जाएं तो वहां और भी सस्ता होगा। तो ये निर्भर करता है कि आप अपनी ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें आपके यहाँ पे कुछ खनिजों की कितनी उपलब्धता है, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है कि प्राइस क्या है, उसका किस तरह से एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आ रहा है, उस पर भी निर्भर करता है, और आपकी प्रायोरिटीज आप देश के लिए कैसे सेट करना चाह रहे हैं। कल यदि गवर्नमेंट इसको और भी सस्ता कर देती है तो हिंदुस्तान में जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा है, उसका आउटले बढ़ जाएगा। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। आप बिल्कुल एप्पल टू एप्पल, इट्स नॉट ए गोल्ड कि आप पूरे वर्ल्ड में एक ही प्राइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये वहाँ की जो भी इकोनॉमी पॉलिसी है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पे पेट्रोल कितना अवेलेबल है देश में, जो डोमेस्टिक घरेलू मांग है उसके अनुसार उस पर डिपेंड करता है। अब हिंदुस्तान जैसा कंट्री जो अपनी टोटल आयात का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पेट्रोकेमिकल के आयात पे खर्च करता है, जो देश की टोटल फॉरेक्स आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल के इंपोर्ट पे खर्च करता है। तो इसलिए ये भी आवश्यक है कि हम पेट्रोल की जो मांग है उसको कुछ हद तक नियंत्रण में रखें। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं के लिए आप क्या देखते हैं इस बजट में? महिलाओं के लिए भी कुछ है? देखिए, मैं इंडिविजुअली इस तरह से तो गृहिणियों। कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल यदि आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि बजट में क्योंकि सभी इनकम ग्रुप के लोगों को लिया गया है और सभी घरों को इससे फायदा होने वाला है। जब मैं एक घर की बात करता हूँ तो उसमें महिला भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो सभी घरों को, इसको सभी परिवारों को फायदा होने वाला है। तो निश्चित रूप से महिला को भी फायदा होने वाला है। मेरी जानकारी में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया है, बट निश्चित रूप से इसमें उनको भी कुछ फायदा मिला होगा। जैसा अभी गैसेस के प्राइस की बात हो रही थी, आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा रिलीफ मिलेगा? जिस तरह से कभी कोरोना की दस्तक हो रही है, फिर नहीं हो रही है, पूरी तरह से जाता नहीं है। एक तरह से मेडिकल सेक्टर को तो बड़ा फायदा होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो पेट्रोल और गैसेस हैं इस पे भी कुछ फायदा होने वाला है एक समय बाद? अभी नहीं तो एज अ इकोनॉमिस्ट आप आगे के तौर पे देखते हैं? देखिए, विश्व ये इस समय पर एक बड़ी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। इसमें अभी आप किसी भी समय में कब, कहां पर, किस तरह की कोरोना की लहर आती है, वो किस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की मांग को इन्फ्लुएंस करती है, तो ये अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है, बट अभी के लिए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि पेट्रोलियम प्राइसेस आगे किस तरह से मूव करेगी, क्योंकि विश्व में कई सारे फैक्टर हैं। कोरोना एक फैक्टर है, रशिया यूक्रेन वॉर भी दूसरा फैक्टर है ना। फिर बिल्कुल अमेरिकन बिल्कुल। प्रेशर भी है गल्फ कंट्रीज पे कुछ पेट्रोलियम की दाम कम करने के लिए, तो वो भी जियोपॉलिटिकल जो है, कुछ अलग फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से इस मल्टी फैक्टोरियल, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स गवर्न करते हैं इस चीज को। तो इस पे मैं अभी से कुछ कमेंट कर नहीं पाऊंगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे बहुत समय पहले की बात है जब वेनेजुला एक हब हुआ करता था पेट्रोलियम का। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से उनके राष्ट्रपति ने, वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अमेरिकन कंपनीज को भगाया, उसके बाद उनके क्या हाल हुए ये भी दुनिया जानती है। आज काफी महंगाई है वहाँ पर। एक स्टार्च के पैकेट के लिए या दूध के पैकेट के लिए 2-2 दिन तक लाइन लगती है। काफी
गिरावट आ गई उनकी इकोनॉमी में। हम चाहेंगे ऐसा कभी भी किसी अन्य देश के साथ ना हो। लेकिन वहीं पर अगर सऊदी वगैरह की बात करें तो तेल के खोज ने एक बहुत बड़ा वहां पर एक कीर्तिमान हासिल करा। और अब अब सरकारें शायद दूसरे विकल्प की तलाश रही हैं जिसमें रशिया हमारा एक सहभागी रहा है। और रशिया का आंतरिक मामला जो भी हो उसमें बिना हस्तक्षेप करे हुए हम लोगों ने अपने देश के लोगों का बेनिफिट देखते हुए अ, रशिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बनाते हुए पेट्रोल के आयात के लिए जो बात करी है, उस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारों को केवल और केवल प्रशासन से मतलब नहीं है आज के समय में। सरकारों को यह भी देखना हम्म, है कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था के हम्म, लिए हम्म, क्या बेहतर है, हम्म, मेरे देश के हम्म, लिए वैश्विक हम्म, स्तर पर हम्म, हम्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के हम्म, में क्या बेहतर रहेगा, उसके अनुसार डिसीजन हम्म, लेना चाहिए। मुझे ये लगता हम्म, है कि यहाँ पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार है, इन्होंने एक बड़ी ही एंटरप्रेन्योरशिप झील दिखाते हुए क्राइसिस को हम्म, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। हम्म, जहां पे दूसरे देश इस युद्ध से हम्म, निगेटिवली अफेक्ट हुए हैं, हम लोगों हम्म, ने इसी क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, हम्म, जिसमें हमें न केवल हम सस्ता पेट्रोलियम ले रहे हैं, इसके हम्म, अलावा भी और भी कई तरह के, जो आप क्रॉस बॉर्डर बिजनेस की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट इंडिया ले रहा है। हम्म, इंडिया ने इसी का फायदा उठाते हुए रुपी में ट्रेड करना चालू कर दिया है, हम्म, क्योंकि पूरा विश्व जब रशिया यूक्रेन पे फोकस कर रहा है, तो इस टाइम पे कोई भी इंडिया हम्म, से ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहेगा। हम्म, और इसका हम्म, फायदा उठाते हुए इंडिया ने डॉलर की सत्ता को चैलेंज देते हुए रुपी में हम्म, ट्रेड करना चालू कर दिया है। और बहुत सारे हम्म, कंट्रीज हम्म, रुपी में ट्रेड करना चालू भी हो गए हैं। और हम्म, आप ये देखिए कि इससे जो देश को लिमिटेड कंपटीशन मार्केट है, हम्म, वो अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे कि हम्म, ईरान से बहुत सारे कंट्री डील नहीं कर रहे हैं, हम्म, क्योंकि डॉलर में डील करना वहां पे प्रतिबंधित है। हम्म, रशिया से बहुत सारे कंट्रीज डील नहीं कर रहे हैं, हम्म, हम्म, ठीक है, लेकिन हम हम्म, लोग डील कर रहे हैं क्योंकि हम रुपीज में डील कर सकते हैं। हम्म, 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 तो इसके लिए जो हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग है, हम्म, उसको काफी फायदा होने वाला है। मेक इन इंडिया को काफी हम्म, फायदा होने वाला है। हिंदुस्तान में रोजगार का हम्म, बढ़ोतरी होने वाला है। तो इसके हम्म। काफी सारे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। एक तो तरह से इस, करेंसी को भी बल मिलेगा। एक तरह से करेंसी की इज्जत और इस रिस्पेक्ट होगी और बल मिलेगा और पासपोर्ट की अहमियत बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे करेंसी को भी हम्म, बल मिलेगा। और एक हम्म, बहुत अच्छी बात क्या होती है कि जब आप हम्म, बहुत सारे कंट्री किसी एक करेंसी को प्रयोग करना चालू करते हैं, हम्म, तो उस कंट्री की करेंसी को वो रिजर्व के रूप में रखना चालू करते हैं। और जब हम्म, रिजर्व के रूप में रखना चालू करते हैं, तो वो एक तरह से आपका बिना इंटरेस्ट के लोन होता है, हम्म, 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 ठीक है। हम्म, और इसलिए उस देश की अर्थव्यवस्था को अघोषित रूप से ही एक एफडीआई मिल जाता है, आप ये कहिए। हम्म, आज यदि किसी कंट्री ने कुछ बिलियन डॉलर का इंडियन रुपीज के रूप में करेंसी स्टोर किया है अपने फॉरेक्स बास्केट के अंदर, तो इसका हम्म, मतलब वो उतने बिलियन डॉलर का कुछ ना कुछ गुड्स हमें देगा, तभी वो रुपीज ले हम्म, पाएगा। हम्म, तो वो हमारे लिए एक तरह से फ्री में आ रहा है ना। हम्म, तो दैट इज वही है। एफडीआई, हम्म, ठीक है, वर्चुअल एफडीआई यू कैन से। तो ये जो है, हम्म, आपको समझिए कि इससे जो अर्थव्यवस्था को बल मिलने वाला है, हम्म, वो हम्म, बहुत ही दूरगामी परिणाम वाला होगा। और हम्म, इसी से ही वैश्विक शक्तियां तिलमिलाई हुई है, हम्म, और वो इंडिया के खिलाफ एक ने एक साजिश करते जा रहे हैं। बट हम्म, देश की जनता को इससे सावधान रहने की हम्म, जरूरत है, ऐसे किसी हम्म, बहकावे में, अफवाहों में नहीं आए। हम्म। ये आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरी चीज ये कि कहीं एक ये भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि
जब हम अपना आयात निर्यात, हमारा हमारा पेमेंट्स भी हम दूसरी कंट्रीज को जब डॉलर में करेंगे, जो अपने रुपये में, अपनी करेंसी, घरेलू करेंसी में करेंगे, तो एक तो उसकी अहमियत बढ़ेगी, और दूसरा जो डॉलर है उसकी एक जो उसकी सत्ता है उसको एक ललकार मिली है। तो उस वजह से अमेरिका के या बड़ी कंट्रीज के जो कि डॉलर्स में ही प्रभुत्व जमाने में लगी हुई थी, लगता है कि उनको एक तरफा किसी एक राष्ट्र ने अगर चुनौती दी है रशिया के बाद, तो वो शायद भारत है। और रशिया तो चलो सामने से लड़ भी जाता है, लेकिन हमारे भारत ने खामोशी से ही अपना एक अस्तित्व की पहचान कराई है, निवेशक के तौर पर या एक बाजार के तौर पर। जैसे एक बाजार अपने अपने बाजारी जो एक खरीदार के तौर पर, एक बाजार के तौर पर अपना एक साख जमाई है। तो ये भी एक पहलू हो सकता है। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूंगा प्राची जी। बेसिकली हिंद हम्म। वैसे तो विश्व में जो है 200 के करीबन आजाद देश हैं, लेकिन हम्म। जो आर्थिक आजादी है हम्म। वो ज्यादातर देशों के पास में नहीं है। हम्म। रशिया के पे जब प्रतिबंध लगे तो हम्म। वहां पर वहां की जनता ने उसके बहुत कष्ट भोगे, क्योंकि वीजा ने काम करना हम्म। बंद कर दिया। हम्म। ठीक है, डॉलर में आप हम्म। ट्रेड नहीं कर सकते। हम्म। अब यही चीज आप हिंदुस्तान की तरफ देखिए, कितने खामोशी हम्म। से हमने आर्थिक स्वतंत्रता लेने की कोशिश की है, आर्थिक आत्मनिर्भरता लेने की हम्म। कोशिश की है। हमारे हम्म। पास में अपना रुपे कार्ड है, हमारे हम्म। पास डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सारे यूपीआई सिस्टम है, हम्म। हम अपनी खुद की करेंसी में काम कर रहे हैं, तो स्विफ्ट नेटवर्क से यदि कोई हमें बाहर भी कर दे हम्म। तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो इस तरीके से देखा जाए तो हिंदुस्तान सही मायने हम्म। में आर्थिक हम्म। स्वायत्तता की तरफ बढ़ हम्म। रहा है। हम्म। और ये आगे चल के एक हम्म। वैश्विक ताकत बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। हम्म। हम्म। नहीं, आप ये बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। दूसरी बात है कि अभी भी दुबई में, जिसे बहुत विकसित माना जाता है, हमारे पड़ोस में ही है, ज्यादा दूर नहीं है दुबई। और वहां पर हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता ही है, बहुत सारी कंपनीज चलती हैं भारतीयों की, बहुत निवेश है। और दुबई खुद का अकेले का कुछ नहीं है, बाकी सारे बहुत सारे राष्ट्रों के लोग हैं वहां पर। एक ग्लोबल मार्केट कहा जाता है। दुबई में तक अभी यूपीआई नहीं है। अमेरिका जिसे नंबर वन कंट्री कहा जाता है, उसमें तक इतना फास्ट ऑनलाइन सिस्टम नहीं है जितना हमारे भारत में। एक ठेले वाला, एक टी स्टॉल वाला, एक वेंडर, सब्जी वाला या फल फूल वाला, वो तक आज यूपीआई में डील कर रहा है, भीम ऐप में डील कर रहा है। इसे आप कैसे भारत की कामयाबी कामयाबी के रूप में देखते हैं? इतनी बड़ी देखिए, कामयाबी के रूप में देखते यही हैं? यही एक आज से कुछ साल पहले जब वर्तमान सरकार ने समावेशी हम्म। तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास शुरू किया, हम्म। तो उसमें सबसे पहले ये हम्म। देखा गया था कि मुझे हम्म। कैसे और क्या जनता हम्म। के लिए प्रायोरिटीज हैं और क्या राष्ट्र के लिए प्रायोरिटीज हैं। हम्म। तो हम्म। जनता के लिए उन्होंने कहा कि इनका बैंकिंग सिस्टम में हम्म। आना बहुत जरूरी है। हम्म। तो उनको जनधन योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति, ठेले वाला है, जो हम्म। सफाई कर्मी है, उन सब तक को हम्म। भी बैंकिंग चैनल के अंदर लेकर आए। हम्म। उसके बाद में अब ऐसी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं जिससे कि आज एक फल बेचने वाला व्यक्ति भी आपसे डिजिटली हम्म। पेमेंट लेता है, सीधा उसके बैंक अकाउंट में हम्म। पैसा जाता है और वहां से वो हम्म। इजिली पेमेंट कर सकता है। और इसी हम्म। को ही आप आगे भी देखें तो इसके आगे क्या हो रहा है, आपके जो ट्रांजेक्शन डिजिटली हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम्म। फाइनेंस कंपनीज बहुत जल्दी से आपके क्रेडिट को इवेलुएट कर लेती हैं और आपको लोन मिल जाता है। तो ये आप देखिए कि देश में हम्म। एक छोटे से छोटा व्यापारी से लेके बड़े से बड़े व्यापारी तक को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की हम्म। कोशिश की गई है,
बिजनेस को अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करने के लिए, वो वाकई प्रशंसनीय है। और इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रभाव हैं। और मुझे लगता है कि ये देश की जो जनता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब उसको कोई पिक पॉकेटिंग का डर नहीं है, मोबाइल से वो इजिली पे कर सकता है। ठीक है। सॉरी। और दूसरा, इससे देश की अंदर जो कैश प्रिंटिंग का बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो देश को वहां पे भी एक कॉस्ट सेविंग का मौका मिला है। और जो अकाउंटेबिलिटी, सॉरी, जो अकाउंटिंग हो रही है पैसे की, आज जो ब्लैक मनी की सत्ता है वो बहुत हद तक गिर चुकी है। और ज्यादातर जो काम हो रहा है वो व्हाइट में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। अच्छा, आप बजट में कोई और खास बात देखते हैं जो आपके मन में आती हो? देखिए, इस बजट में देखकर मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये सभी सेक्टर्स को हम्म। अ, एक साथ लेके चल रहे हैं। और हम्म। कुछ इन्होंने जो दूरगामी परिणाम वाले काम किए हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज्यादातर हम्म। बजट में लोग हिंदुस्तान में इमिडिएटली मुझे क्या बेनिफिट मिला है, इनकम टैक्स में कितना रिबेट मिला है, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहां पर जनता को भी खुश किया गया है और राष्ट्र के हित भी ध्यान में रखे गए हैं। अभी जैसे क्या है कि अर्बन के अलावा रूरल के अंदर भी, रूरल सेक्टर में रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल हाउसिंग, इन पे इतना जोर दिया गया है जिससे कि रूरल में आप एग्री स्टार्टअप्स पे जोर दिया गया है। ठीक है, रूरल हाउसिंग पे जोर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो गांव में लोग हैं उनको अपनी ही जगह पे रोजगार के साधन बढ़ेंगे, उनकी जो इनकम लेवल है उसमें सुधार होगा। इससे जो शहरों की तरफ माइग्रेशन है जनता का, वो कुछ हद तक कम होगा। और शहरों में जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव है, वो कम होगा। तो आप ये सोचिए कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, समाज के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाते हुए जो बजट तैयार किया गया है वो एक प्रशंसनीय कदम है। और निश्चित रूप से इसके लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। अभी आपने स्टार्टअप्स की बात करी, तो स्टार्टअप्स में आप क्या कैसे फायदा देख रहे हैं? थोड़ा से विस्तृत तौर पे बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग होंगे या कुछ ऐसे हमारे लोग होंगे जिनकी कोरोना के दौरान नौकरियां गई होंगी, या कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, और कोई घरेलू बिजनेस, या जैसे कि आपने कहा एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी। तो अगर किसी के पास जमीनें वगैरह हैं तो वो कैसे उस पे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप दे पाए तो इस वक्त प्रकाश डालिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, जहां तक एग्री स्टार्टअप का सवाल है, देश में पहले तो ये, एग्री स्टार्टअप है क्या, ये थोड़ा बताइए। मैं समझ पा रही हूँ जो जमीनों से, खेती बाड़ी से रिलेटेड, उसको आप उसके बिजनेस, उसके उद्यम, उससे रिलेटेड उद्यम जो है, बिजनेसेस जो है, उससे रिलेटेड ये बात है। नहीं देखिए, स्टार्टअप का मतलब ये भी नहीं, ये नहीं है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट स्टार्टअप करना। से, स्टार्टअप की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो आप हाँ एग्री स्टार्टअप कह रहे हैं उसकी बात कर रही हाँ हूँ। हाँ एग्री हाँ। जो आगे एग्रीकल्चर। हाँ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो स्टार्टअप हैं, जो स्टार्टअप हम्म। कंपनीज हैं, जो किसी तरीके से आज, हम्म। क्योंकि किसान से मंडी तक का या मंडी के बाद का एक इकोसिस्टम है, उसमें हम्म। बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश है, जिससे हम्म। कि हम्म। किसानों को फायदा हो, हम्म। हम्म। जिससे कि जो फसल में हम्म। नुकसान होता है इस पूरे सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो नुकसान हम्म। मिनिमाइज हो, जिससे हम्म। कि एक हम्म। ताजे एग्री प्रोडक्ट्स देश की हम्म। आम जनता तक पहुंचे, उनको हाँ।
इससे उनकी जो ताजे सब्जियां फल फूल। स्वास्थ्य है ताजे सब्जियां फल उसमें, फूल। बिल्कुल बिल्कुल, उससे उनके हाँ। स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, हम्म। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम्म। अच्छी रहेगी। तो ये सब हम्म। कुछ पूरे इकोसिस्टम में काफी कुछ करने की गुंजाइश है। और यहाँ हम्म। पर देश की जो युवा पीढ़ी है उसका आह्वान किया गया है कि आप हम्म। इनोवेटिव सोचिए, कुछ इनोवेटिव हम्म। करिए, जिससे कि इस हम्म। पूरे इकोसिस्टम में आप भी कुछ पार्ट, हम्म। कुछ रोल प्ले हम्म। कर सके, और हम्म। आप किसी तरीके से इस इकोसिस्टम में कुछ सुधार कर सके। हम्म। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो युवा है उनके अंदर रोजगार हम्म। के साधन बढ़ेंगे, हम्म। क्योंकि कोई भी स्टार्टअप आता है तो वो खुद भी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका हो रहा है, प्लस वो कुछ और लोगों को हम्म। एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम्म। प्लस वो दूसरे लोगों को, हम्म। पूरे इकोसिस्टम को बेनिफिट कर रहे हैं। तो इससे हम्म। देश में रोजगार का सृजन होगा लोकली, गांव हम्म। में ही। तो हम्म। शहरों पे उसकी जो पॉपुलेशन बर्डन है वो कम होगा। हम्म। आपके हम्म। पास में जो गांव में इनकम लेवल है, जो आर्थिक हम्म। अनिश्चितता होती है हम्म। किसानों के पास में, उस पे काम हम्म। हो सकता है। हम्म। जो पेरिशेबल गुड्स हैं हम्म। उनको आप हम्म। कैसे अ, अंतिम यूज तक, प्रयोग तक पहुंचा सकते हैं, उस पे काम हो सकता है। जैसे आप, दूध डेयरी वगैरह, दूध डेयरी वगैरह। हाँ, दूध डेयरी है, या आपका हम्म। जो मतलब इसमें सब्जी एनिमल वगैरह। हस्बेंड्री भी आ गया है, डेयरी भी आ गया है, फार्मिंग हम्म। भी आ गया है, तो ये मक्खन पूरा दूध। रूरल सिस्टम हम्म। को अपने स्टॉक किया है। हम्म। तो ये पूरे ही सिस्टम के अंदर बहुत कुछ गुंजाइश है, और इसमें हम्म। मुझे लगता है कि सरकार का पैरिशेबल ये मतलब तो वक्तव्य ये है। होता है ना, पैरिश पैरिश का मतलब तो नष्ट हो जाने वाला हुआ। तो हाँ, नष्ट तो जैसे जैसे, खत्म हो जाने वाले, खराब हो बिल्कुल जाने वाले। हाँ। जैसे आपने मान लो, दूध अंडा ये सब खराब हो देख रहे जाते हैं, हैं या। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि टमाटर की फसल बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ अब वहां टमाटर, हाँ पर हाँ। सब्जी। किसान जो है, यदि टमाटर मंडी तक ले जाने की कॉस्ट जो आ रही है वो भी नहीं निकल रही है उसकी। तो ऐसे केस में यदि हमारे पास में ऐसे जोन के अंदर एग्री हम्म। प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग करने की यूनिट्स है वहां पर, तो हम हम्म। उस जो फसल है उसका सही मूल्य मिल सकता है हमें। हम्म। और जो राष्ट्र में उत्पादन हो रहा है एग्रीकल्चर का, उसका हम सही तरीके से नागरिकों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मंतव्य है एग्री स्टार्टअप को प्रमोट करने के पीछे। जी, ये लिख रहे हैं, एक मिनट। चाइना, मैं अभी आपका भी यूट्यूब हिंदी आपका भी लूंगी, पहले यतेंद्र जी का ले लेती हूँ। इनका है, चाइना हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड एज बिग फाइनेंशियल पावर टू चैलेंज अमेरिका। आउट ऑफ टॉप 10 बैंक्स, 5 are from China. Now, under the leadership of Modi ji, India is also going to emerge as a big financial power. आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इंडिया और हम्म। चाइना में हम्म। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया हम्म। पूरे विश्व को अपने साथ लेकर चल रहा है। हम्म। इंडिया जो अ, विश्व में किसी भी देश की जनता है उसके साथ जनता से जनता का रिलेशनशिप बना के चल रहा है। हम्म। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोरोना काल में हमने वैक्सीन भेजी, लोग तो फार्मा प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देता एक्सपोर्ट पर, हम लोगों ने कहा कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम्म। हम फ्री में भेजेंगे आपको, ताकि आपके नागरिकों हम्म। को हम स्वस्थ रख सके। ठीक है, हम्म। तो जो हिंदुस्तान की इमेज है वहां पर लीडरशिप जो है एक्सेप्टेबल है। चाइना आज की डेट में एक तरह से विश्व में अलग थल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम्म। मुझे लगता है कि आर्थिक महाशक्ति अभी हो सकती है वर्तमान में, लेकिन हम्म। ये एक्सेप्टेबिलिटी चाइना की है जो महाशक्ति अभी भी विश्व में नहीं है। दूसरी चीज, हम्म। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हम्म। पॉपुलेशन है। तो अभी मुझे हम्म। ये लगता है कि आने वाले समय में उनकी जो ग्रोथ रेट है उसमें और हम्म। कमी आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि चाइना में
अभी आपने सुना होगा घोस्ट सिटीज वगैरह जो है काफी सारे बिल्ड हो रहे हैं, तो शायद चाइना इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ मूव कर जाए ग्रो करने की बजाय, और अच्छा, हिंदुस्तान अपने अभी अभी आपने सतत उनके बैंक विकास का के भी क्रम सुना पे। होगा। अभी वैसे जी आपकी बात कंप्लीट होगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान अपने सतत विकास के क्रम पे चलते हुए निश्चित रूप से एक वैश्विक महाशक्ति और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न था यतेंद्र सिंह जी आपका, लेकिन मैं अभी आपको एक बात बता दूं। अभी जिन लोगों की मार्केट में, आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग तो खुद इकोनॉमिस्ट हैं। कुछ दिनों पहले चाइना में, एक आध महीने पहले हमारे पास रिपोर्ट थी और लोग भी दिखा रहे होंगे शायद, वहां एटीएम के बाहर लाइनें लगी हुई थी। लोग बैंकों के बाहर लाइनें लगा रहे थे अपने पैसे निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट उन्हें खदेड़ रही थी, प्रशासन उन्हें खदेड़ रहा था, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि कई बैंक कोलैप्स हो रहे हैं और कई बैंक हुए भी हैं। जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था उनकी हो रही है, अर्थव्यवस्था, अ, वो चाइना की खूबी है कि वो अपनी बातें बाहर नहीं आने देता। लेकिन जिन लोगों की, अगर हम खाली अगर डोकलाम की बात ना करें, ये तो बाहर से एक खोखलापन है चाइना का, लेकिन जो अंदरूनी तौर पे चल रहा है, कई लोग मैं देखती हूँ कि वो चाइना के विषय में और पाक के विषय में बताते हैं, लेकिन अंदरूनी बात यह है, ये तो एक लोगों को भड़काने की बात होती है, लेकिन जो अंदरूनी बात है वो खुद ही टूट रहा है। चाइना ने अभी अनाउंस करा है कि पहले उनकी पॉलिसी थी कि एक उनके हस्बैंड वाइफ का एक ही वो इश्यू हो सकता है, यानी कि एक ही बच्चा हो सकता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप दो करिए, तीन करिए, वो एनकरेज कर रहे हैं कपल को, जैसे रशिया भी कर रहा है। तो ये लोग, क्योंकि आपने कहा ना एजिंग पॉपुलेशन है, तो उनको भी एक डर सताने लग रहा है कि हमारा आगे आने वाला भविष्य क्या होगा, कहीं कोई और हमें टेक ओवर ना कर ले, शत्रु ताकतें। क्योंकि हम लोग जिसे बचाना बोलते हैं, वो उसी को शत्रु बोलते हैं। हम चाइना को बोल रहे शत्रु, वो भी जो उससे उसके एक्सपेंशन को, यानी कि उसकी जो जमीन को जो हथियाना होता है, हड़पना होता है, उसको रोकता है, उसको भी वो अपना शत्रु मानते हैं। तो उसके एक्सेप्शन, उसके एक्सटेंड करने की पावर को, वो जो जिसको बढ़ाना चाहता है, उसको जमीन हड़पने की चीज को जो रोक रहे हैं, उनको अपना शत्रु मानता है। तो इसलिए वो अब अपनी जनरेशन को युवा बनाने के लिए अब वो एनकरेज कर रहा है कपल्स को। और दूसरा, जो उसकी बैंकिंग के हाल हैं वो इतने बुरे हैं, वहाँ बैंकों के बाहर लाइन है, उन्हें खदेड़ा जाता है, उनके खुद के पैसे नहीं निकाले दिए जाते, और कई लोगों के पैसे तो जब्त भी किए जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा, बड़ा बिजनेसमैन था, अली बाबा वगैरह थे, उन्होंने एक शब्द बोल दिया था उनके लिए ड्यूरिंग किसी लाइव स्पीच वगैरह में, तो उनको आपने देखा होगा, वो भी गायब नजर आए। अब वो 2-3 साल बाद नजर आए कहीं किसी और देश में। तो आप देख रहे हैं कि चाइना में एक पाबंदी है बोलने की, और उनकी असलियत क्या है, ये ज्यादातर बाहर नहीं मालूम पड़ता है, जब तक कि वो किसी से लेन देन ना कर रहे हो। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और चाइना के अंदर की यदि हालात देखे जाएं तो इतने अच्छे नहीं हैं जितने बाहर से लोग देख रहे हैं। अंदर हम्म, में इनके आर्थिक तंत्र पूरी तरह से चरमराया हुआ है, और इसीलिए मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आप कुछ समय में इसको रिसेशन में जाते हुए देखें। जी। अच्छा, क्या आपको इन्वेस्टमेंट की भी कोई जानकारी है, क्योंकि कई लोगों के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी प्रश्न आ रहे हैं कि अभी हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हम्म। जी नहीं सर जी, फ्री वैक्सीन एक चारा था उस देश की मार्केट में पैर जमाने के लिए। अब आप अच्छा, इसको नहीं वैसे ही मैंने पढ़ लिया, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देर विल बी क्वेश्चंस, अच्छे भी लगेंगे बुरे भी लगेंगे। दर्शक हैं, दर्शकों को हक है अपने मन की बात रखने का। इसलिए जो आपको पसंद ना आए, उसे लाइटर नोट पे लीजिए, कोई बात नहीं। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन, एवरी कंट्री विश टू हैव मोदी लाइक लीडरशिप। ओके। अच्छा, एक किसी ने और भी प्रश्न किया था। uh, ये नहीं, अभी रुकिए। हाँ, अनिल सर जी, मिडिल क्लास फैमिली के इनकम में वृद्धि करने करने में ना तो कोई पिछला बजट कारगर था और ना ही वर्तमान का। महंगाई दर में वृद्धि से हमारा कैपिटल नहीं बढ़ रहा। मेरी 5 लाख की कैपिटल
की वैल्यू जो कि त्यों है, ये कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार क्या है ना अनिल जी, मैंने एक चीज देखी है, कई लोगों को स्कीमें पता है कि जैसे ठेले वाले के लिए भी स्कीम है। मैं देखती हूँ कि विशेष समुदाय के कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हर व्यक्ति नहीं जानता है इसके बारे में। और उसको ये भी नहीं पता होता कि छोटे उद्योगों के लिए भी प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाएं हैं। उसको आप कैसे बताना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से ये योजनाओं के बारे में पता चल सकता है? देखिए, नमस्ते आज के मेहुल जी, समय में शेयर करिए आप लोग। जी। आज के समय में इंटरनेट पर सारी ही जानकारी अवेलेबल है। आप हम्म। जिस किसी भी हम्म। सरकारी विभाग से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आपको वो हम्म। जानकारी यदि जैसे फॉर एग्जांपल रूरल बिजनेसेस के बारे में, फार्मिंग के बारे में करना चाहते हैं, तो आप उससे संबंधित ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए। आप कुछ एमएसएमई से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो एमएसएमई की वेबसाइट पे जाइए। आपको इंटरनेट हम्म। पे ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। और हम्म। सरकार ये भी प्रयास करती है कि समय समय पर इस तरह की कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित करती है जिसके अंदर की ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है। हम्म। तो हम्म। जानकारी इस चीज की रखने की आवश्यकता है कि हम अ, हम्म। कैसे इन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकते हैं, जहां पर हम्म। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं आकर खुद उन स्कीमों के बारे में जानकारी देते हैं। उन स्कीम में कैसे आपको एक्शन लेना है, क्या उन स्कीम में प्रोविजंस हैं, कैसे आप एलिजिबल बनते हैं उसके लिए, क्या लिमिटेशंस हैं, उन सब की जानकारी दी जाती है। हम्म। तो या तो आप उन हम्म। कार्यक्रमों की जानकारी रखें, और या फिर आप इंटरनेट के थ्रू सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट्स पे आज की डेट में हम्म। सभी विभाग की हम्म। वेबसाइट पे पूरी जानकारी प्रदान की गई हैं। हम्म। तो अभी जो जी। कैपिटल वाला, जहां तक इनका सवाल था कि महंगाई बढ़ हम्म। रही है, कैपिटल नहीं बढ़ हम्म। रही है, तो देखिए, हम्म। जहां तक मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में ज्यादातर समय यदि आप देखें तो एफडी ने कभी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। हम्म। हम्म। एफडी हमेशा महंगाई को, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो महंगाई को ही कंपनसेट कर दे, वो बहुत है। आपको ग्रोथ नहीं देती है। हम्म। हम्म। अभी तो इवन लेकिन म्यूचुअल आपको फंड का जो, अभी तो जो म्यूचुअल, हाल ही में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने भी 1.95 कुछ कर दिया है, जो उनका जो रेशियो होता है, जब आप उसको उसमें चार्जेस लगाते हैं, सर चार्जेस लगाते हैं, उसी में आप देख लीजिए, जो सेविंग म्यूचुअल फंड की सेविंग है जिसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, अगर आप उस पर भी नजर डालेंगे तो एसबीआई का हाल देख लीजिए। तो वो तो चार्जेस तो जितना देते हैं थोड़ा बहुत तो चार्ज करते हैं, और दूसरा एफडी जो है, कोई ऐसा नहीं है एफडी में कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, देखिए, लेकिन आज के समय में यदि आप थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप सोच रखते हैं तो ऐसे दूसरे हम्म। एवेन्यूज अवेलेबल हैं जहां से आप हम्म। बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। आप एफडी वगैरह की बजाय आप देखिए कि किस तरह से आप स्टार्टअप्स इतने खुल रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप कई सारे ऐसे वेन्यूज हैं जहाँ पे आप अपने मनी को यदि वाकई ही इन्वेस्टमेंट के तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर हम्म। मार्केट में फॉर एग्जांपल एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि मैं शेयर मार्केट का हम्म। विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यदि आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा। और हम्म। आई होप उससे आप संतुष्ट होंगे कि वो जो महंगाई है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, एसआईपी देखिए, एसआईपी एक ऐसी चीज है जिसे आप 3 साल के लिए करके 5-6 साल या 10 साल में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत फायदा है। और बहुत सारे ऐसे स्कीमें हैं, जैसे 6 सीरीज की स्कीम थी एसबीआई की। तो उसमें अगर जैसे आपने 5 लाख डाले हैं, तो आपके 3 या 4 साल के अंदर आपको छह से, मतलब छह छह तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का
मैक्सिमम 9, मतलब जो मिनिमम आप कह सकते हैं 95 लाख, 95,000 रुपीज तक का फायदा हुआ है लोगों को। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। एक और आप एसआईपी कर सकते हैं 5,000 पर मंथ का। आप स्कीम ले सकते हैं 1,000 की। और कुछ आप ले सकते हैं सीरीज वाली, जिसमें आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक उनका रिक्रिएशनल डिपॉजिट होता है, जिसमें आपने अगर 30 लाख डिपॉजिट करा है तो प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे आपको मान लीजिए 28,000 पर मंथ आ रहा है, और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो रहा है, तो 5 साल तक आपको वो मिलेगा। और जैसे आपको 28,000 रुपये आए तो 3,000 4,000 वो लोग अपने उसमें रख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट में। अब जब 5 साल बाद आपको वो पैसा मिलेगा, तो इंक्लूडिंग 30 लाख में कुछ 32 या 35 लाख रुपए मिक्स होकर मिलेंगे। तो इस तरह के उनके रिक्रिएशनल एफडीज भी हैं जो म्यूचुअल फंड के दायरे में ही हैं। उसका उसके बारे में भी आप म्यूचुअल फंड के एसबीआई के ऑफिस में पता कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा हो सकता है। और आजकल कुछ गेमिंग एप्स आती हैं, उनके बारे में लोग बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसी गेमिंग ऐप का जो भी प्रचार कर रहे हैं उसे प्लीज उसमें ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बाहर से चलती हैं। इसमें आपको छोटा मोटा फायदा दिखा के बाद में बहुत बड़े लॉस होते हैं। ये हमारे खाड़ी मुल्कों से भी चल रही हैं। कुछ लोग विदेशों में, इंग्लैंड वगैरह में भी बैठे हुए हैं। और हमारे कुछ लोग हैं जो इसका खूब प्रचार करते हैं, बिना इसके बारे में जाने कुछ रुपए लेकर इसका प्रचार करते हैं। तो इससे दूर रहिए। अगर ये अच्छे होते तो क्यों नहीं टीवी कंपनीज इसका प्रचार करती। इसलिए प्लीज इनका इन पे मत जाइएगा, क्योंकि हाल ही में ईडी की रेड हुई थी, या हमारे मंत्रालय ने इस पे जो हमारे विभाग है उसमें रेड हुई थी। तो आपने कोलकाता में देखा था कितने हजार रुपया पाया गया था, और एक व्यक्ति थे जिन्होंने 5,000 की मेंबरशिप ले लेकर कितने करोड़ों का घोटाला, लोगों को लालच दिया, 100 रुपए में 500 रुपए दिए, उसके बाद कितने बड़े घोटाले हुए। तो ऐसी चीजों से बचिए। केवल सरकार की, सरकारी जो बैंक हैं और जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू आप निवेश करिए, तो आपको शायद फायदा होगा। अगर आप निफ्टी वगैरह में करते हैं, जब तक आप शेयर मार्केट के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, तब तक उसमें हाथ मत डालिए। और जैसे एक जो शेयर मार्केट है उसमें भी शेयर दो टाइप के होते हैं, एक डेली वाले होते हैं, एक होल्ड करने वाले। अगर आप डेली के, जब तक बहुत बड़े जानकार नहीं है कि आपको डेली खरीद फरोख्त आती है, जब तक आप उसमें नहीं जानते हैं तब तक मत करिएगा। या आपके पास समय हो कि आप दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हो और खरीद फरोख्त करते रहते हो, तब ठीक है। अदरवाइज आप अगर कुछ जानते हैं शेयर के बारे में, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो अपने किसी बैंकर से बात करके या किसी स्टॉक वाले से बात करके लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स लें। जब वो ज्यादा हो तब बेचें, और जब वो कम हो तो उनको होल्ड पे रखें, ऐसे। जी, जितनी जानकारी मुझे है वो मैंने आपसे साझा करी। और प्लीज थोड़ा सा सावधानी से अपना कमाया हुआ पैसा निवेश करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और गंवाने में 2 मिनट नहीं लगते। क्या कहेंगे आप इकोनॉमिस्ट जी? देखिए, मैं यहाँ पर एक जो हिंदू फिलॉसफी है, कहा हम्म। जाता है कि कृष्ण को राधा से काफी अफिनिटी थी, हम्म। उसको लेके आना चाहूंगा कि ऐसा क्यों था। हम्म। कृष्ण को राधा से अफिनिटी क्यों थी? हम्म। ठीक है, तो राधा का उल्टा होता है धारा। हम्म। हम्म। शेयर मार्केट में जब आप धारा के साथ चलने की कोशिश करते हैं हम्म। तो आपको हम्म। बेनिफिट हम्म। नहीं होता है, आप नुकसान ही करते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, इसी को हम्म। आपने गीता में कहा है हम्म। कि हम्म। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तब सोता है जब दूसरे व्यक्ति जाग रहे होते हम्म। हैं, और वाइस वर्सा। हम्म। ठीक है, इसी को वॉरेन हम्म। बफेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि व्हेन हम्म। वर्ल्ड इज ग्रीडी यू हम्म। नीड टू बी कॉशियस, एंड वन वर्ल्ड हम्म। इज कॉशियस यू नीड टू बी ग्रीडी। हम्म। तो हम्म। आप जो है हम्म। शेयर मार्केट वगैरह में यदि आपको हम्म। निवेश करना है तो ये हम्म। ध्यान रखिए कि आप हम्म। केवल धारा में बहने की कोशिश नहीं करें, हम्म। धारा से हम्म। हम्म। कुछ अलग हटके भी हम्म। सोचने की कोशिश करें। हम्म। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और दूसरी बात, हमारे वहाँ जैसे कहते हैं ना, कमाना बहुत मुश्किल है और गंवाने में बिल्कुल मिनटों नहीं लगते। इज्जत और पैसा, सम्मान और पैसा दोनों एक ऐसी चीज है, जाते हुए एक सेकंड नहीं लगता और कमाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो मैं तो बिल्कुल बस सही यही कह रहे कहूंगी। हैं। इसको जी। मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हम्म। ऐसा होता है कि जब आप 1 रुपए में 50% लॉस करते हैं, 50 पैसे का नुकसान करते हैं, हम्म। लेकिन उस 50 पैसे को वापस से 1 रुपए बनाना है, तो आपको हम्म। 100% का प्रॉफिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हम्म। इसलिए जो है, आप
यदि नुकसान कर रहे हैं तो जो भी इन्वेस्टिंग की प्रोफेशनल तरीके हैं, स्टॉप लॉस वगैरह है, उनको यूज करिए। और अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको एक सोच समझ के बढ़ाइए, इमोशंस की बजाय एक फैक्ट ड्रिवन डिसीजन लीजिए, ताकि आप अपने पैसे को अच्छे से बढ़ा सकें। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, ट्रक ड्राइवर भैया नहीं, थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। अंजना जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो एक अच्छे चैनल की एंकर हैं। उनसे तो मैं तुलना नहीं करूंगी, अभी बहुत समय लगेगा उनके जैसा बनने के लिए। लेकिन हाँ, जो मेरा एज एन एमबीए जो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, एज एन इन्वेस्टर मैं जो देखती हूँ, सुनती वो करती हूँ, और अनिल जी जैसे लोग हमारे मित्र हैं उनसे बातचीत करती हूँ तो बड़ा ज्ञान होता है। और खुद भी ये खुद का तजुर्बा है, इसलिए आपसे कह रही हूँ। और बहुत मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, तो क्यों गवाना। अच्छा, यूट्यूब इंडिया आपका जो एक चीज है ना, मैं अनिल सर जी के सामने रखूं उससे पहले मैं आपको ये आपका सवाल पढ़कर बोलूंगी, वो जरूर ध्यान से सुनिएगा। थैंक्स अनिल सर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनता जनार्दन को भला कब होगा। इनकम हेतु हमें प्राइवेट सेक्टर की ओर रुख करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? शायद जनसंख्या बाधक है। अ, इसमें बाकी सारा उत्तर अनिल जी देंगे। बट एक चीज मैं ये कहूंगी कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें, मैं तो एक बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मतलब ओल्ड स्कूल मतलब मैं पुरानी चीजों में बहुत भरोसा रखती हूँ। गुल्लक में आज भी हम लोग कॉइन डालते हैं। और मैं आपको कुछ एक चीज बोलूंगी कि देखिए, जो सरकारी बैंक होते हैं वो आरबीआई, मुझे ज्यादा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं अपने ज्ञान से बोल रही हूँ, हमें ऐसे बैंकिंग सेक्टर की ओर ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो आरबीआई जिनका मतलब संज्ञान ले सके। और वो अगर कुछ लॉस आपको हो जाए तो वो आपको कर धारक को कुछ दे सके, मतलब वो कुछ धारक को दे सके, रिटर्न कर सके, एटलीस्ट 5 लाख तक। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप प्राइवेट के चक्कर में पड़कर ज्यादा पाने के चक्कर में ज्यादा गवा न दें और एंड में ठन ठन गोपाल हो जाए। जी, अब योर टेक नाउ, आप बोलिए इनके उसमें, मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया। जी। ओके। ओके। तो देखिए, जहां तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, हम्म। मुझे ये लगता है कि हम्म। किसी देश के विकास के लिए जी। 3 तरह के सैनिकों की जरूरत होती है। हम्म। एक सैनिक होते हैं जो दुर्गा जी के सैनिक हैं, जो कि बॉर्डर पर लड़ते हैं, जो देश की हम्म। रक्षा करते हैं। हम्म। हम्म। एक सैनिक होते हैं जो कि नॉलेज लीडर हम्म। होते हैं, सरस्वती जी के सैनिक हैं वो। हम्म। हम्म। ठीक है। जो नए हम्म। इनोवेशंस करते हैं, जो हम्म। नए हाँ। अ, हाँ। तरीके से सोचते हैं, जी। अपॉर्चुनिटीज पे कैसे रिएक्ट हम्म। करना है उसके बारे में सोचते हैं। हम्म। और हम्म। एक सैनिक होते हैं जो लक्ष्मी जी के सैनिक हैं, जो पूरे वेल्थ सिस्टम को रन करते हैं। हम्म। इसमें छोटे छोटा एंटरप्रेन्योर ले लीजिए, चाहे वो हम्म। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना के बेचता है, ठीक है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। और हम्म। चाहे आप बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, ठीक है। हम्म। अब मुझे ये लगता है कि यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में जो जनता है उसको भी अपना इकोनॉमिक सोल्जर बनना पड़ेगा। हम्म। हम्म। उसको भी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हुए हम्म। और इनोवेटिव सोच रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी हम मालामाल हो सकते हैं, तभी हमारी इकोनॉमिक लेवल जो है कुछ हम्म। ऊपर उठ सकता है। अ, और तभी हम्म। हम लोग के देश की हम्म। आर्थिक प्रगति हो सकती है। तो हम्म। इसके लिए केवल और केवल हम ये सरकार पर जिम्मेदार ठहराएं सरकार को, कि सरकार की योजनाओं से हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। तो ये मुझे लगता है कि ये सही उचित नहीं है। सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार की हम्म। अपनी सीमाएं भी हैं। ठीक है, हम्म। इसमें जनता को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, जहां तक हम्म। आपने जनसंख्या की बात की, ये बिल्कुल सही है हम्म। कि जनसंख्या हम्म। उसमें एक बहुत ज्यादा। रोल प्ले करती है। हम्म। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि हम लोगों को, हिंदुस्तान हम्म। एक इनोवेटिव देश रहा है शुरू से। हम्म। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए
कि हम्म। आज आपको ये पढ़ाया गया है कि जाति प्रथा एक गलत चीज है, ठीक हम्म। है, लेकिन हम्म। मुझे ये लगता है कि हम्म। आज से हजारों साल पहले, जब भारत के बाहर विश्व जो है आदिवासी हम्म। रूप में था, उस समय पे हमने नेशनल लेवल पे हम्म। इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी को कनेक्ट करने की कोशिश की। हम्म। हम्म। उस तरह के इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट हम नेशनल लेवल पे कर रहे थे, जब हम्म। पूरा विश्व जो है अ, हम्म। आदिवासी रूप में था। हम्म। तो इनोवेशन हमारे आत्मा में है, हमारे खून में है। अब हम्म। वो बात अलग है कि हमारा जो इनोवेशन का लैंप है उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, उस मिट्टी को आपको जी। हटाना है और हम्म। आपको वापस से जगमग करना है। उससे आपकी लाइफ भी जगमग होगी और देश भी जगमग होगा। जी, बिल्कुल सही। अतुल शर्मा, जय श्री राम। आदेश भारत का, जय श्री राम। और प्रग्नेश, जय श्री राम, प्रणाम। और जन समस्या, मजहर अब्बास, आप सबको नमस्ते, जय श्री राम। प्लीज आप लोग शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और जो लोग सुपर स्टिकर के माध्यम से हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी करें, और जो लोग मेंबरशिप ले, ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं, वो भी हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और आपके पास कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। पापा पापा वाली आईडी, दीदी लुकिंग गुड, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मेहुल प्रभात जी, स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं आप मुझे। हरी बोल। भारतीय उत्पाद विश्वसनीय है। बिल्कुल भारतीय उत्पाद विश्वसनीय है, यानी कि बिल्कुल प्रॉमिसेबल है। आपको उस पर यकीन रखना चाहिए। आपके भारतीय घरेलू उत्पादों को पे यकीन रखें। वो हर मापदंड की श्रेणी में खरे उतरेंगे, ऐसा नहीं है। मिलावट हो सकती है दूसरी जगह पे भी, ऐसा नहीं कि जो बाहर से चीजें आती है वो बिल्कुल ही खरी आती हो। लेकिन अ, हर जो प्रोडक्ट है वो खराब ही हो, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जिसमें हमारी आयुर्वेदिक कंपनीज भी हैं, उनको भी देखिए। टेक्निकल बायरो, प्रणाम मैम, प्रणाम, हर हर महादेव। आप लोग शेयर करिए। हरी बोल। बहुत बढ़िया प्रश्न प्राची जी। मैंने जो आपसे पूछा था कि आम भाषा में बताइए, जो एग्री वाला, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो था, हाँ वो, क्योंकि इस बार वो कुछ नया सुनने में है। क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते थे, एक युवा के तौर पर, एक स्टार्टअप हमारे लिए क्या होता है कि कोई स्टॉल लगा लिया, कोई छोटा मोटा दूसरा बिजनेस कर लिया, या कोई नया इनोवेटिव आइडिया ले आए, या हमने कोई स्कूटर रूपी गाड़ी बना दी। तो उस टाइप को हम लोग अभी तक स्टार्टअप मान रहे थे, कोई भी नई चीज को। लेकिन एग्रीकल्चर का सेक्टर उसमें जोड़ना, एक उसके एग्रीकल्चर के उत्पाद उसमें जोड़ना, एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान राष्ट्र रहा। और कहा जाता था कि 70% आबादी जो है वो गांव की तरफ को रहती है। हालांकि कई लोगों ने पलायन किया, और उसके घातक परिणाम भी हमने देखे हैं, परिणाम भी हमने देखे हैं। और शायद कुछ योजनाएं, लोगों को जो योजना योजना कर रहे हैं लोग, मैं सॉरी टू से, आप अपने आप से पूछिएगा, जितने दर्शक देख रहे हैं, आपको गवर्नमेंट के व्यवसाय के लिए कितनी योजनाएं मालूम है जो वो अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए करती है, या वो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करती है। क्योंकि सरकार ये अच्छी तरह से जानती है, और ये विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर इतने करोड़ लोग हैं, मतलब इतने करोड़, 150 करोड़ के लगभग, 140 कोई बोलता है, 145 कोई बोलता है, जिसमें से कई लोग घुसपैठ करके भी भारत में हैं, और कई लोग भारत की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। ये कहना कोई झूठ नहीं होगा। तो आप खुद सोचिए, नौकरियां 10 हैं और खाने वाले अगर 50 हैं, तो उसमें जिसमें कुछ लोग अवैध भी हैं, तो आप सोचिए कैसे ये संभव हो सकता है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करूंगी, योजनाएं बहुत हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाइए। आपके शत्रु उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आप नहीं। और कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप घर में बैठे हैं तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखिए। आप घर में बैठे हैं तो प्लम्बर का काम भी सीखिए। अपनी कॉलोनी में सबको पर्चा बांटिए। मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ। अगर आप कोई वेंचर में रहते हैं, आप सबको लगता है कि आप अच्छी गाड़ी में या अच्छे घर से हैं, आप घूम रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम 6 महीने की ट्रेनिंग लेके सीखिए। और आप अपने पूरे जगह में पर्चे बांटिए कि भाई मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अपने घर में कुछ रिपेयर का करने की प्रैक्टिस करें, यूट्यूब से सीखें,
बाहर से सीखें, बाहर से सीखने के बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद आपके लोकेलिटी के लोग आपको बुलाने लगेंगे, आपका खर्चा और आपकी इनकम उस पर होने लगेगी। बिलीव मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिशियन का प्लस एक रिपेयर, कोई कोई चीज का पर्टिकुलर रिपेयर में स्पेशलाइजेशन ले लीजिए। आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, आपको इनकम के साधन बनेंगे। और यही कमी है कुछ कुछ वर्गों में हमारे, कि वो सीखना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो बड़ी नौकरी उनका वेट करी, जबकि आजकल पैसा कमाने के, अपने हुनर से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, कोई भी आर्ट से। आप बार्बर की शॉप खोलिए, यानी कि हेयर स्टाइलर की शॉप खोलिए, चीजें सीखिए। कोई लड़की का या लड़के का बिजनेस नहीं है, बिजनेस में कोई लिंग भेद नहीं होता है, बस करने वाले का हुनर होता है। तो आप चीजें सीखिए, नए बिजनेस में भी आइए। बहुत लोगों ने अभी फूड स्टॉल खोल दिया है, अभी बस करिए, कुछ और भी खोलिए। तो ये मैं कहूंगी, प्लम्बर का काम, प्लम्बर के काम में भी कुछ हमारे युवा वर्ग दिख नहीं रहे। आज भारत के गांव में, भारत में गांव ही, मैं पढ़ रही थी, आप हटा रहे हैं, भारत के गांव, आज भी भारत गांव ही है। भारत के, भारत गांव से ही जाना जाता है। जय जवान जय किसान, बिल्कुल जन समस्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई टोटली एग्री विद यू। अगर गांव नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अमित पटेल जी, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टैक्स देना पड़ेगा, नहीं 2%। कुछ विशेष समुदाय की आबादी के 0.2% ही टैक्स दिया जाता है, उसमें से भी आपको पता है कि बिजली बिजली का कौन इतना नुकसान करता है। ज्यादा तो मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि समस्या बहुत हो जाती है, सच सच सुनने की हिम्मत नहीं है। और प्लेटफॉर्म भी फिर ऐसा करता है कि अगर 1700 रीच गई है, तो फिर वो भी 500 से ऊपर बढ़ाने का काम नहीं करता। कुछ हमारे आजकल साथियों को इस प्रकार से आदत हो गई है, वो फिर लाइक भी नहीं करते हैं और सपोर्ट भी नहीं करते हैं, फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और सच बोलना गुनाह है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर रीच बढ़ गई तो कुछ चैनल की उपलब्धि ना हो जाए। यूएसए में लगभग 15 से 20 वर्षों में महंगाई का दर काफी हद तक स्थिरता है, लेकिन भारतवर्ष में टैक्स फ्री स्लैब के लोग लंबे वर्षों के बाद भी टैक्स के दायरे में नहीं आए हैं। शायद हमें बचत हेतु पेट, मतलब मतलब अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके पास इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो, आप किताबी इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, लेकिन जितना मैं, अभी ये कनाडा के बंधु हैं हमारे अमित पटेल जी, लेकिन जितना मैं अमेरिका को जान रही हूँ, आप तो खुद ही कई बार जाते रहते हैं गुप्ता जी, जितना, और जितना मेरी जानकारी है, अमेरिका में अ, बहुत महंगाई है। और कितने परसेंट, लगभग 60% लोग तो हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उनके युवा। और कई लोगों को जॉब भी नहीं है, और कितने लोग होमलेस है। आपका जो झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति है, उसको कम से कम फ्री का राशन मिल सकता है। अमेरिका में क्या मिल रहा है? कूपन सिस्टम बहुत कमों को मिलता है, उसके लिए भी दायरे में आना पड़ता है। आप क्या बोलेंगे, बोलिए। देखिए क्या होता है कि हम्म। अदर साइड ऑफ द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन, वो यहाँ पे मैं कहूंगा। क्योंकि यदि यूएस का आप अध्ययन करें तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। वहां पर आप यदि इनकम लेवल देखें और उनका जो हम्म। लिविंग कॉस्ट देखें, तो उसके अनुपात में उनकी हम्म। इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। वो हम जब 82 से कन्वर्ट करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमें ज्यादा लगता है। अन्यथा आप देखें कि यूएस में आपको एक मेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आप हम्म। मेड डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में अफोर्ड कर सकते हैं, आप ड्राइवर हम्म। डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म। यूएस में आप अनलेस यू आर ए बिग शॉट मल्टी मिलियनर काइंड ऑफ गाय, आप हम्म। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर घरेलू काम आपको खुद करने होते हैं। $500 आप तो आपको वीजा में सैलरी एक दिखानी ही बर्गर जो पड़ती है है। मिलता है $2 का आता है। हम्म। ठीक है, और उसी को यदि आप मल्टीप्लाई करके इंडिया में देखेंगे तो आप वही हम्म। बर्गर जो है 35 रुपए में खा रहे हैं। हम्म। तो आप इसको कंपैरिजन नहीं करें। और जहां तक हम्म। टैक्सेशन का सवाल है, हम्म। यूएस में प्राची जी एक यूज टैक्स होता है। हम्म। यूज टैक्स क्या होता है? सेल्स एंड यूज टैक्स बोलते हैं, दोनों अलग हम्म। अलग चीजें हैं। सेल्स टैक्स तो हम्म। बेसिकली जब आप कोई सामान बेच रहे हैं तो उस पर सेल टैक्स लगाते हैं। हम्म। एक रेस्टोरेंट है, वो खाना बेचता है, तो वो हम्म। सेल टैक्स लगाएगा। हम्म। अब एंड ऑफ डे, यदि जो है हम्म। उसने अपने 10 स्टाफ को फ्री में खाना खिला दिया, हम्म। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इन लोगों को तुमने फ्री में खिला दिया है, वाह। मैं फ्री नहीं करूंगा।
हम्म। हम्म। मुझे तो ये बाहर से खरीदते तो टैक्स देते। हम्म। ये आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं इसलिए आपको फ्री में दे रहे हैं आप। यदि ये हम्म। बाहर कहीं पे खरीदते तो टैक्स देते। इसलिए आपको हम्म। इंटरनल कंजप्शन पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब हम्म। टैक्स का दायरा वहां तक भी है। अब ये हम्म। जानकारी आम इंसान को शायद नहीं होती है, तो हम्म। इसलिए हम लोगों को लगता है कि वहां पर बड़ा सब कुछ गुडी गुडी टाइप से है। ग्रास ऐसा ग्रास नहीं है। हरी हरी है वहां पर। जो घास है वो हरी है। दूसरी साइड की घास जो है हमेशा हरी नजर आती है। दूर के ढोल राइट सुहावने। दूर के ढोल राइट सुहावने। राइट हम्म। राइट राइट राइट। बिल्कुल। अभी तो ये कोमल क्योंकि पी जी इसी हैं, के ये अंदर कनाडा से हैं, कह रही हैं कि अभी कनाडा और अमेरिका और कनाडा में बहुत महंगाई है। तो मैं जानती हूँ 10-10 डॉलर की एक बैरिस्टा वगैरह में, हो सॉरी, ये कॉफी, कॉफी शॉप में, अच्छी जो कॉफी शॉप है उनमें 10-10 डॉलर की, 5-5 डॉलर की कॉफीज हैं, बताइए। और यूरोप में तो पहले भी 2 डॉलर, 2 यूरो की बिकी रही थी। 2 यूरो की बिकी रही थी एक छोटा सा जो कप है कॉफी का वो। आप सोचिए ना कितना महंगाई है, कितनी ज्यादा महंगाई है वहां पर। हमारे वहाँ जो आम कॉफी शॉप है वहां पर इतनी महंगी थोड़ी ना है। यहाँ यहाँ तो पर 10 रुपए, यहाँ इंडिया पर दस में रुपए में भी आती है और 300-400 में भी आती है। बैरिस्टा में 300-400 की भी आ जाएगी, और बाहर अगर आप जो स्टॉल्स हैं उसमें 10-20 रुपए की भी आ जाएगी। तो ये फर्क तो है ही। बिल्कुल, इंडिया में आपको 50 रुपए के अंदर लंच मिल जाएगा और 5,000 रुपए के अंदर भी लंच मिल हम्म। जाएगा। यहाँ हम्म। पे हम्म। हिंदुस्तान का ये ब्यूटी है कि यहाँ हम्म। पे हमारे पास में हिंदुस्तान एक हम्म। देशों का देश है। हम्म। इसके अंदर आपको हम्म। हर कल्चर के लोग मिल जाएंगे, हम्म। हर इनकम ग्रुप के लोग मिल जाएंगे, हम्म। हर स्पेंडिंग हैबिट्स के हम्म। लोग मिल जाएंगे। ठीक है। हम्म। तो इसलिए एक बिजनेस के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग की तरह है, क्योंकि यहां पर आपको हर सेगमेंट का, हर टारगेट मार्केट अवेलेबल है। हम्म। आपको यदि 50 रुपए का खाना बेचना है तो उसका मार्केट भी अवेलेबल है, और यदि हम्म। आपको फाइन डाइनिंग में 5,000 रुपए का बेचना है तो उसका मार्केट भी अवेलेबल है। यस, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। जबकि इंडिया में ये इंडिया में हर आप, तबके के लोग हैं। राइट 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 राइट। हम्म। तो यही चीज आप बाहर में यूएस से आप कंपेयर नहीं करें, क्योंकि यूएस की पूरी जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि हम्म। मैं एक क्रॉस बॉर्डर बिजनेस कोच हूँ। मैं क्रॉस इंडिया में, हम्म। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं देश के लिए इकोनॉमिक सोल्जर, आर्थिक सैनिक बनाता हूँ। देश में हम्म। जो स्टार्टअप और एमएसएमई है उनको मैं इंडिया से बाहर बिजनेस करने के लिए हम्म। सलाह देता हूँ, उनको एम्पावर करता हूँ। तो मुझे हम्म। इसलिए दूसरे देश के सिस्टम की जानकारी है कि वहां पे हम्म। किस तरह से टैक्स काम करता है, तो इसलिए हम्म। मैं हम्म। उस चीज को ज्यादा अच्छे से देख पाता हूँ। बट एक हम्म। आम जनता को उन चीजों की हम्म। जानकारी नहीं होती है, हम्म। इसलिए वो शायद ऐसा सोचते हैं कि यूएस में बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई वहां पर बहुत है। और हम्म। आप मानिए, जब एक हिंदुस्तान आम हिंदुस्तानी यदि मान लो यूएस या कनाडा में जाता है, वहां पे जब कॉफी खरीदता है ना, तो उसकी एक बूंद कप के हम्म। अंदर नहीं छोड़ता कि ये भी 2 रुपए की होगी। मैंने मैंने यूरोप में कैफे लाटे ली थी। एंड मैंने थोड़ा स्टाइल के लिए लिया था, अपने प्रोडक्शन को दिखाने के लिए। बिलीव मी, वो इतना सा था और वो 2 यूरो का था। तो मैंने सिर्फ, सब लोग चिप्स के साथ ले रहे थे वहां के जो लोकल थे। तो बाकी सब ने कैपेचिनो ली थी नॉर्मल। तो मुझे लगा लाटे, लाइक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कूल। मैं कैफे लाटे तो दिया उसने मुझे। बिलीव मी, मैंने इतना सा पिया और मेरा मुंह ऐसा था। उन्होंने कहा हाउ इज दिस, वेरी टेस्टी। और एंड आई वाज लाइक कि कैसे किधर उल्टी करूं। फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर को बोला प्लीज दूसरा खरीद दो। तो बोलते तुम हमेशा एक्सपेरिमेंट क्यों करती हो। मैंने कहा गलती अब नहीं करूंगी, मेरे को 2 कॉफी और पिला दो। तो इतना, मतलब इतनी गंदी वो और इतनी महंगी। और अच्छा, अमित पटेल जी बार बार लिख रहे हैं कि 10 के जो 18 डॉलर है कैनेडियन, उसका 10 केजी बासमती राइस 11, मतलब इंडियन करेंसी में 1110 का पड़ता है। देखिए अमित पटेल जी, महंगा और सस्ता भारत में भी है। अगर आप चाहें तो कोई भी ब्रांड ले तो 2100 की भी पड़ सकती है भारत में। और वही चीज अगर आप खुले में ले रहे हैं, खुला बासमती ले रहे हैं, तो ट्रक ड्राइवर भैया लिख रहे हैं कि जैसे इंद्रासन आता है, वो आता है, बासमती आता है, वो 310 रुपए का भी 10 किलो आ सकता है, 50 रुपीज
से भी स्टार्ट है, 60 रुपीज से भी स्टार्ट है बासमती, 70 रुपीज से भी स्टार्ट है। और वही बासमती अगर आप दरबार या किसी और ब्रांड का या किसी और चीज का लेते हैं तो आपको वो कॉस्ट मॉल के हिसाब से बढ़ जाती है। मॉल में वो आपको 1000 का भी मिल सकता है, और हो सकता है कभी छूट आ जाए, छूट पड़ी हो तो उससे भी सस्ता मिल सकता है, या फिर 2100 का भी मिल सकता है, 3000 का भी मिल सकता है। ये डिपेंडिंग ऑन किस ब्रांड का है और किसने कितना महंगा लेबल चिपका। तो यहाँ पर भी हर तरीके के आ, चीजें उपलब्ध हैं भारत में, लेकिन हमारे पास चॉइस है। हमारे वहाँ उत्तराखंड में लोग डायरेक्टली किसानों से मंगा लेते हैं, या कोई अगर हल्द्वानी का है वो रुद्रपुर से आ रहा है तो वो रुद्रपुर से चावल मंगा लेता है, या वहां से फार्मर से खरीद लेता है, तो हमारे वहाँ ये सस्ते भी पड़ जाते हैं। तो ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अ, विदेशों में तो यहाँ भारत से बहुत सारी चीजें जाती हैं। जी। जी, दूसरी कंट्री में जो प्राइस होता है उसको सोचने से पहले वहां का पर कैपिटा इनकम देखा जाता है। बिल्कुल, लोगों की आमदनी भी देखी जाती है। दीदी जी, आपका प्रवासी भारतीयों के लिए महंगा है, लेकिन जी वहां के मूल निवासी हैं, सात पुरखे, किसी प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। अ, देखिए, नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जो वहाँ के मूल निवासी हैं, अमेरिका के तो मूल निवासी नेटिव इंडियंस हैं। नेटिव इंडियंस यानी कि जिनको लाल, नेटिव इंडियन किसको बोलते हैं? नेटिव इंडियन। नेटिव इंडियंस को क्या बोलेंगे? वो नेटिव इंडियंस हैं, नेटिव इंडियंस है ना कि। हाँ, अमेरिकन जो है वहां पर वो नेटिव हाँ, है। फिर भी मैं हाँ। इनकी जो समझ पा रहा हूँ ये कहना चाह रहे हैं हम्म, कि जो वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के नागरिक है, उनका हम्म। उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे मैंने जो अच्छे से मैं भी एक बात एक बोलना चाहती हूँ, जो मैंने बोला था वो मेरे अमेरिकन वाइट फ्रेंड्स और प्यूर्टो रिकन अमेरिकन को देखते हुए ही बोला था, जो कि मिलिट्री और अर्बन क्लास से आते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रही थी आपको। वो यहाँ इंडिया में कंपैरिजन करते हैं कि हमारे वहाँ जिस जगह हम कॉफी पीते हैं वहां $10 की है, और भारत में इतना सस्ता पड़ता है। आप बोलिए गुप्ता जी। हाँ, तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हम्म, वहां पर भी जो सेगमेंट अलग अलग समाज के हैं वो वहां हम्म, पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी है, वहां की जनता में भी डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग इनकम हम्म, ग्रुप के अनुसार। और यहाँ पे भी है। वहां पे भी ऐसा वर्ग है जिनको महीने में 25 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है, 1 तारीख का इंतजार करते हैं, और वो यहाँ पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सब कुछ बढ़िया है और यहाँ पर केवल प्रवासी भारतीयों को दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। हम्म, बल्कि वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो तो एवरेज अमेरिकन से ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। हम्म, हम्म, ये बात जो बिल्कुल सही एनआरआई कही आप। ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। हम्म, ये अमित पटेल जी बार बार मैगी की, बासमती की पूरी ब्यौरा बेच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम उनको सब्जी मंडी के सारे प्राइसेस बता दें कि हम मूली, गाजर, टमाटर कितने का है। वो अमित पटेल जी, आपसे जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जब जाती थी तो मैं मार्ट वार्ट सारा घूम के सारे प्राइसेस मेरे दिमाग में हैं। जैसे न्यूजीलैंड वगैरह में आइसक्रीम बहुत सस्ती थी। जब मैं गई थी तो मैंने देखा था 1 लीटर आइसक्रीम $1 की थी, जो कि प्योर डेयरी थी। और हमारे इंडिया में तो अब दूध ऐसा आने लगा है जिसमें लिखा होता है, हमारे साउथ में दूध लिखा होता है वारंटी 90 डेज, और न्यूजीलैंड में जो दूध होता है वो 3 दिन में खराब हो जाता है, चाहे फ्रिज के अंदर ही क्यों ना हो। तो दूध में भी हमारे भारत में वारंटी आ गई है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट में मैं मिलावट बहुत गंदी है, ये मान सकती हूँ। लेकिन भारत जीने के लिए स्वर्ग है। भारत में हर चीज अच्छी है। और कोमल जी की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, कि हाँ, बस एक चीज अमेरिका और कनाडा में या विदेश की धरती में अच्छी है, कि आपको घंटों के हिसाब से पैसा मिल जाता है। कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो आवरली बेस्ड आपको तनख्वाह मिल जाती है। ये एक अच्छी बात है, मैं जानती हूँ। $1 में 1 किलो आइसक्रीम, जी, 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 बहुत सस्ती थी। और एप्पल भी 1 kg, तब तो डॉलर सस्ता था लेकिन फिर भी एप्पल भी 1 kg, मतलब वहां पर न्यूजीलैंड में सस्ता ही था। किसान लोग हेल्दी हैं, मैम। भाई गुड ना, ओके।
विदेश में आज भी एक आना दो आना चवन्नी अठन्नी चलती है, वो उनका सेंस होता है। मालूम है भाई, सेंस हमारे रुपये में 15 रुपए का पड़ता है। अगर आप उनका 50 सेंट्स बोलेंगे तो हमारे 15 रुपए 20 रुपए पड़ते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? उनका एक आना दो आने से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं उनकी। उनका एक लेकिन आना दो आना हम फेंक, हाँ। 20 रुपए का पड़ेगा, 40 41 जी, रुपए का पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो हम वैसे बता रहे हैं। एक हाँ जैसे हाँ। 20 20 आना, तो सॉरी 20 आना बोल रही हूँ, सेंस। सेंस जो है, आना तो पता नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं वो। गाने में जरूर सुना है पुराने। जैसे हमने 40 सेंट्स ले लिया, 80 सेंट्स ले लिया, तो फिर वो अब हो गया। लेकिन अगर हम 40 सेंट्स बोल रहे हैं तो 15 रुपीज के आसपास पड़ रहा है ना, लगभग लगभग। वो और कि हर एक कंट्री में मतलब अलग अलग सिस्टम होता है। इवन कई जगह हम्म, पैसे का भी डिवीजन है, उसको भी हम्म, फर्दर करते हैं, लेकिन उनका जो रुपी है हम्म, वो काफी कॉस्टली है। अब हम्म, हर जगह पे जो करेंसी है, आप हम्म। बहरीनी दिनार ले लीजिए, कुवैती दिनार ले लीजिए, कुवैती दिरहम ये सबसे महंगा, तो 200 समथिंग। आ, क्या। अभी कितना है? 198, 200 कितना है तो कुवैती दिरहम? हाँ, 200 के आसपास, 200 से हम्म, ऊपर ही चल रहा है। हाँ। तो बहरीनी क्योंकि दिनार एंड कुवैती दिनार 2011 तो में ही वो 198 था। 2011 में वो 198 था। 2011 में 198 नहीं जी, होगा, कम कुवैती होगा। दिरहम। नहीं नहीं, लेकिन 198 था। क्योंकि अच्छा मुझे अच्छा। वो करेंसी मालूम नहीं थी। वो मेरी मेरी एक स्पेनिश फ्रेंड थी, उनके बैग में पड़ी हुई थी। तो वो अपना बैग भूल गई थी मेरे वहां। तो एक बच्ची थी बगल में मेरे, वो समुदाय विशेष की, वो खेल रही थी, तो उसने कहा ये मैं ले लूं दीदी। मैंने कहा ले ले, मेरे को क्या काम के हैं। तो फिर बाद में मेरे पास कुछ बचा हुआ था वो। तो मैंने वो किसी को दिखाया, तो वो बोले अरे ये तो वो है। तो स्पेनिश करेंसी थी और वो था। तो मैंने कहा ये देखिए ये पड़ा हुआ है, तो इसका कुछ होता है? तो बोले अरे बेटा इसके तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो मुझे तब मालूम चला कि कुवैती दिरहम का इतना कॉस्ट है। मेरे पास वो और पड़ा इसके हुआ था। आप और मैंने वो तुलसी, इंडोनेशिया ले क्योंकि मैं लीजिए। इंडियन हूँ, तो मैंने तुलसी के पेड़ में गाड़ दिया था वो। अच्छा अच्छा। आप इंडोनेशियाई रुपीज ले लीजिए, वहां पे 500 रुपए का एक कितना? इंडोनेशियाई रुपए पड़ जाएगा आपको। हम्म, तो वो तो हर एक हम्म, कंट्री का अपना अपना सिस्टम है, हम उसको हम्म, एप्पल टू एप्पल सब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम्म। प्राची जी, आई थिंक हम लोग काफी देर से हाँ बात कर जी रहे जी हैं, जी, और बहुत बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन आपसे। थोड़ी है, और और बहुत अभी खुशी हुई आप यहाँ मुझे आए। आपकी हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत अच्छा रहा। आप जाते जाते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, अगर आप से कोई जानकारी लेनी हो या कुछ? हाँ बिल्कुल, यदि कुछ मेरे से जानकारी लेनी है आप अपने, क्योंकि मैं एक बिजनेस कोच भी हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। मैं स्टार्टअप्स को गाइड करता हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ गवर्नमेंट एजेंसी को भी गाइड की है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम्म, तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या आपको यदि कुछ जानकारी चाहिए तो अ, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे हम्म, मोबाइल नंबर पर। जी। तो वो अ, मैं आपको आपका कोई ईमेल एड्रेस भी है जो आप बता सके? हाँ, ईमेल एड्रेस आप लिख लीजिए, अनिल डॉट हम्म, गुप्ता, ANIL, अनिल डॉट GUPTA गुप्ता या @ एट, द एट कनेक्ट का साइन वेंचर, आएगा। या द कनेक्ट वेंचर्स, THE, THECONNECT, कनेक्ट। या द कनेक्ट वेंचर्स, VENTURES VENTURES ventures.com। या या ओके, अनिल डॉट गुप्ता, अनिल डॉट गुप्ता, ANIL .GUPTA का साइन आएगा, THEDCONNECT, कनेक्ट वेंचर, द कनेक्ट वेंचर, VENTURES ventures.com, COM। या ये ये लिख लीजिए आप लोग, अगर आपको जरूरत हो किसी तरह की जानकारी, बजट को लेकर या किसी अपने बिजनेस को लेकर कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहें,
कि अनिल जी मैं क्या करूं, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, क्या मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो एक बिजनेस कोच के तौर पर वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक। ओके। दीदी, अगर दीदी आप भारत सरकार की कुछ योजनाओं के नाम बताओ जिसका लाभ लेकर हम आर्थिक रूप से सक्षम बन सकते हैं। ऐसे ही छोटे व्यापारियों के लिए भी है। 10,000 तक का, 10,000 जितना मेरी नॉलेज में है, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन 10,000 तक का भी लोन है। और मेरे जो बैंकिंग सेक्टर में दोस्त है, मैनेजर्स वगैरह, उनने बताया था कि उनसे उनपे कोई ऐसा नहीं कि उनसे वापस लिया जाता है या उनपे दबाव डाला जाता है। कुछ लोन्स होते हैं जो वापस करने ही होते हैं जब वो सक्षम हो जाते हैं। तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10 से 15,000 तक के लोन है शायद। ठीक है। ये कंफर्म, मतलब मैं अमाउंट के लिए कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 10,000 तो मुझे कंफर्म है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। 10,000 रुपए तक का है। फिर कुछ जो ये जो टी टाइप के बिजनेसेस हैं, स्टॉल हैं, आई थिंक इसमें 50,000 तक का कुछ है। तो आप बैंक में जाके भी पता करिए, आपको बैंकर्स बिल्कुल मदद करेंगे इस चीज में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम मदद करते हैं करके। इस तरह की जानकारी वो आपको दे सकते हैं। अनिल गुप्ता जी, आप पधारे यहाँ पर। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार आपको फिर से बुलाऊंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी। और हम्म। ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम्म। इतना समय दिया। थैंक यू। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और जो मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्वाइन बटन दबा के मेंबरशिप लीजिए। जिनकी मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, प्लीज वो पुनः मेंबरशिप ले लीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बल मिलता है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जाने के बाद कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर आप इसे चलाकर रख देते हैं तो कृपया अपने मोबाइल पे मेरे वीडियो को चला के रख दें। ऐड देख ऐड को कंप्लीट करें, इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। और इसे शेयर भी कर दीजिएगा, हर ग्रुप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बस इतना मेरा निवेदन है। आई थिंक ये ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ मैं आपसे। और कोई और सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और यूपीआई आईडी में देखिए, अगर आप चाहें तो हमारी कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।